बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग फर्स्ट ईयर की बायो का चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक्सपायरेशन पढ़ा था, इंस्पायरेशन पढ़ा था। तो आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के हवाले से। तो प्लीज अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको बताया था कि इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, फिर नेजल कैविटी थी, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल थे, उसके बाद फेरेंक्स था, फिर लेरेंक्स था, फिर ट्रैकिया था, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रंक्यूल, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और उसके बाद थी एल्वियोलर सैक्स। यहां तक बेटा हम लोगों ने हवा को गुजार दिया था, हवा को पहुंचा दिया था लंग्स तक। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि किस तरह इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें जो ब्लड मौजूद है उनके अंदर किस तरह ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है और उस ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ब्लड से निकलकर एल्वियोलर सैक में आती है और फिर किस तरह इन गैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बेटा इनकी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को समझने से पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें अच्छी तरह समझ लेने चाहिए। 3 फैक्टर्स हैं। अगर हम लोग पहले फैक्टर की बात करें तो याद रखिएगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन यानी ऑक्सीजन का एल्वियोलर सैक से निकलकर ब्लड में चले जाना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से निकलकर एल्वियोलर सैक में आ जाना इज कैरिड आउट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर सैक के अंदर जो हवा आ गई थी उसमें ज्यादा होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, इसलिए इस ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक से ब्लड में जाएगी। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर सैक में जो हवा थी उसकी निस्बत ज्यादा था। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज कर जाएगी एल्वियोलर सैक में। तो पहला पॉइंट था कि गैसों का एक्सचेंज जो होगा ये पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होगा। दूसरा पॉइंट जो हमें पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, blood is distributed into extremely thin layer of alveolar capillaries, therefore exposed to large alveolar surface। बेटा एल्वियोलर सैक के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद है। तो जगह जहां से गैसों का तबादला होना हो उसका एक करैक्टर ये होना चाहिए कि उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना चाहिए। तो एल्वियोलर सैक एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि ब्लड और एल्वियोलर सैक में जो हवा है इनके दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो आसानी के साथ हो सके। तो बेटा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझ लेना चाहिए, ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्वियोलर एयर बाय एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज
एंड द एल्वियोलाई। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो बेटा ये मैंने ड्रा की है एल्वियोलर सैक। ये वाले जो सेल आपको नजर आ रहे हैं ये एल्वियोलर सैक के हैं। इसके अंदर हवा है, ये ब्लड कैपिलरी है सारी की सारी, और ये ब्लड कैपिलरी के सेल हैं। ये रेड ब्लड सेल है, ये उसका प्लाज्मा है। तो अगर आप ब्लड और एयर के दरमियान पर्दों को काउंट करें तो बेटा एक पर्दा है एल्वियोलर सैक का और एक पर्दा है ब्लड कैपिलरीज का। यानी एक मेम्ब्रेन एल्वियोलर सैक की है, एक मेम्ब्रेन ब्लड कैपिलरी की है। एक और बात अच्छी तरह याद रखिएगा, अगर हमसे एमसीक्यूज में यह पूछा जाए कि अगर ऑक्सीजन यहां से यानी कि एल्वियोलाई से, एल्वियोलर सैक से ब्लड में आना चाहे तो उसे कितनी मर्तबा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा? तो बेटा आंसर है 4 मर्तबा क्रॉस करना पड़ेगा। वो कैसे, जरा अच्छी तरह समझ लें। ये बेटा एल्वियोलर सैक के सेल थे, तो सबसे पहले ये ऑक्सीजन एल्वियोलर सैक की सेल मेम्ब्रेन को, इस वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी और इसके साइटोप्लाज्म में आएगी। फिर इधर वाली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो यहां खाली जगह है ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलर सैक के दरमियान, यहां पर आएगी। तो यहां तक आते आते इसने 2 मर्तबा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, एक मर्तबा इसे और एक मर्तबा इसे। आप फिर ये ब्लड कैपिलरी के सेल को क्रॉस करेगी तो पहले इस दीवार को क्रॉस करेगी तो इसके साइटोप्लाज्म में एंटर होगी, फिर इस वाल को क्रॉस करेगी तो यहां पर जो ब्लड था इसमें एंटर होगी। तो बेटा ये 3 बातें थी जो हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को समझने से पहले अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए थी। एक मर्तबा फिर देख लें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा ये पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस की वजह से होगा। नंबर 2, एल्वियोलाई एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड नंबर 3, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि ब्लड और एयर के दरमियान सिर्फ 2 थिन मेम्ब्रेन्स है, दोनों मेम्ब्रेन 1 सेल थिक होती हैं। तो बेटा इन चीजों को समझ लेने के बाद आए अब जरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, इंसान में रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी वो पिगमेंट, वो प्रोटीन या वो मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को कैरी करता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो अगर हमसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, तो हम कहेंगे दैट रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दूसरी बात बेटा याद रखिएगा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहां पर पाया जाता है, इसकी पोजीशन क्या है, तो याद रखिएगा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म 95% हीमोग्लोबिन के साथ फील्ड होता है। यानी रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हमसे बेटा एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि नॉर्मल हालात में जब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच नहीं किया होता तो उस वक्त ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है। तो याद रखिएगा उस वक्त हीमोग्लोबिन का कलर होता है पर्पल रेड, जब इसने ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच ना किया हो। फिर ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन अटैच होती है तो बेटा याद रखिएगा
जो नई चीज बनती है उसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि जब ऑक्सीजन अटैच नहीं थी तो हीमोग्लोबिन का कलर था पर्पल रेड, लेकिन जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, तो वंस अगेन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि क्या अब भी इसका कलर पर्पल रेड ही रहेगा या तब्दील हो जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, अब इसका कलर तब्दील हो जाएगा और ब्राइट रेड हो जाएगा। अच्छा बेटा, एक और हमसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने वाला रिएक्शन जो था इसे कौन कैटालाइज करता है। तो याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अच्छा बेटा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, मोस्टली हमें इसका जवाब नहीं मिलता। क्वेश्चन ये है, व्हाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज नॉट कॉल्ड हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। केमिस्ट्री में आप बेटा पढ़ते हैं कि जब भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी इस तरह, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाएगा। या फिर अगर सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। यानी जिस चीज के साथ ऑक्सीजन मिल रही है उसका नाम पहले लिया जाता है और ऑक्सीजन का नाम बाद में लिया जाता है। अगर इसी रूल के मुताबिक देखें, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिली तो होना तो ये चाहिए था कि हम इसे कहते हीमोग्लोबिन ऑक्साइड, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। तो बेटा इसका आंसर क्या है, असल में जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ मिले, परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो हम उसको नाम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड वगैरह वगैरह। लेकिन बेटा अगर ऑक्सीजन किसी चीज के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाए यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड ना बनाए, तो फिर केमिस्ट्री का ये वाला रूल नाम देने का खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो चूंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, इसीलिए हम बेटा इसे नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ना कि हीमोग्लोबिन ऑक्साइड का। अच्छा बेटा, आप जरा थोड़ा सा इस डायग्राम को भी देख लें ताकि हम अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बेटा ये थी एल्वियोलर सैक। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हवा में आम हालात में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार या फिर 160 टार होता है। और ये आप केमिस्ट्री की बुक में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ भी चुके हैं कि हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टार होता है। बेटा जब ये हवा हमारे लंग्स में जाती है तो इसका पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिरकर 104 टार रह जाता है। इसकी रीजन ये है कि कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन इस एल्वियोलर सैक से ब्लड में मूव करती रहती है। एक और बात बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा कि टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में मौजूद कैपिलरीज तक पहुंचता है तो इसमें बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 टार। अब इधर
एल्वियोलर सैक में जो ऑक्सीजन थी उसका पार्शियल प्रेशर था 104 टार, और जो ब्लड टिश्यू से लंग्स में आया है उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 40 टार। So there is a huge difference between the partial pressure of oxygen in the alveolar sac and in the blood. So हमें पता है कि gases they always move from the area of high partial pressure to the area of low partial pressure. इसलिए ये ऑक्सीजन alveolar sac से ब्लड में मूव करती है। तो मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा बेटा ब्लड का प्लाज्मा है, ये रेड कलर का जो मैंने ड्रा किया है ये रेड ब्लड सेल है। थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है बेटा वो तो रह जाएगी प्लाज्मा में, कुछ ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में आएगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर पर्पल रेड था, ये ऑक्सीजन के साथ मिली, इसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया और अब इसका कलर हो चुका है ब्राइट रेड। याद रखिएगा जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से रिमूव हो जाता है। यहां तक तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन किस तरह एल्वियोलर सैक से ब्लड के प्लाज्मा में और फिर प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल में पहुंचेगी, किस तरह फिर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। बेटा अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, यानी कितना ब्लड हो तो वो कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो आइए जरा इसके बारे में भी सीख लेते हैं। याद रखिएगा मैक्सिमम ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज एट सी लेवल। आपको अच्छी तरह पता है सी लेवल पे